हेलो एवरीवन, स्टडी टूअर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटनासार करंट अर्धवार्ष की पार्ट 5 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के पार्ट 5 में हमें आर्थिक घटनाओं के अर्धवार्ष की पढ़ना है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत दूसरे स्थान पर। RBI द्वारा 17 जून 2021 को प्रकाशित स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक तुर्की के बाद दूसरे स्थान पर रही। यानी तुर्की की सेंट्रल बैंक सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में जहां पहले स्थान पर रही, वहीं भारत की सेंट्रल बैंक यानी RBI इस मामले में दूसरे स्थान पर रही। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में GDP के प्रतिशत के रूप में अधिशेष के अनुपात पर RBI चौथे स्थान पर थी और सिंगापुर पहले स्थान पर था। मई 2021 में RBI ने सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित किया, जो वर्ष 2020 में भुगतान किए गए कुल अमाउंट से 73% 73% अधिक है। याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक है वर्ष 2020-21 के लिए कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान। 25 मई 2021 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड कितना रहेगा, कितना अनुमान लगाया गया है? 305.44 मिलियन टन। इसको अभी 2-3 बार बोलकर याद कर लीजिए। 305.44 मिलियन टन अनुमान लगाया गया है कुल खाद्यान्न का। उसके बाद आगे हम किसका देख लेते हैं। मुख्य रूप से याद रख सकते हैं दो और चीज़ों का, किसका? चावल और गेहूं का। तो चावल का कितना अनुमान लगाया गया है, याद करेंगे 121.46 मिलियन टन और गेहूं का 108.25 मिलियन टन। कुल खाद्यान्न का हम देख चुके हैं 305.44 मिलियन टन। तो इतना ही याद रखिए, इतना ही पूछा जा सकता है, बाकी दिया तो बहुत ज़्यादा है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब अगला टॉपिक है 2020-21 में राष्ट्रीय आय से जुड़े CSO के अनंतिम अनुमान। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिजिट्स हैं, तो हो सकता है ये बोरिंग लगे और कंफ्यूजिंग भी लगे, तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP व राष्ट्रीय आय संबंधी अनंतिम अनुमान प्रोविजनल एस्टीमेट केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने 31 मई 2021 को जारी किए। इस अनुमान में इस वित्तीय वर्ष के GDP में संकुचन 7.3% का अनुमानित किया गया है। तो कितना GDP में संकुचन देखा जाएगा 2020-21 में CSO के आंकड़ों के अनुसार? तो आपको याद रखना है 7.3%। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। स्थिर मूल्य यानी 2011-12 के मूल स्तर पर प्रमुख आकलन। जब भी बेस प्राइस की बात होते हैं तो हम 2011 और 12 के मूल स्तर को देखते हैं, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP NSO के नवीनतम अनंतिम आकलन में वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद यानी रियल GDP या GDP एट कांस्टेंट प्राइस, जिसे हम स्थिर मूल्य हिंदी में बोलते हैं, कितना रहा, यानी हमारी GDP कितनी रही स्थिर मूल्यों पर? तो आप नोट करेंगे 135.13 लाख करोड़, ये अनुमानित है। क्लियर हो गया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि GDP में संकुचन देखा गया कितना? 7.3% का, यानी निगेटिव वृद्धि रही। क्लियर। जबकि 2019-20 में 4% की वृद्धि इसमें प्राप्त की गई थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की। CSO के 31 मई 2021 के अनंतिम अनुमानों में स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 के मूल्यों पर 2020-21 में जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, रियल नेट नेशनल इनकम है, वह कितनी अनुमानित है? नोट करेंगे 117.46 लाख करोड़, ठीक है। इसमें भी कमी देखी गई है। कितनी कमी देखी गई है? 7.4%। ये अनुमानित है, याद रखेंगे। क्लियर। अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रति व्यक्ति आय, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में
86,659 रहने का अनंतिम अनुमान है। 2021 के लिए अनुमान लगाया गया कितनी रहेगी, 86,659 रुपये, जबकि पिछले वर्ष यानी 2019-20 में कितनी रही होगी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, तो नोट करिए 94,566 रुपये। ठीक है, 94,566 रुपीज़ रही कब, 2019-20 में। क्लियर हो गया। हम चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय देखें 2020-21 की, तो वह कितने रहने का अनुमान है CSO के अनुसार, 1,28,829 रुपये, जबकि 2019-20 में यह 1,34,186 रुपये थी। क्लियर हो गया। इस प्रकार चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में भी 4% की गिरावट देखी गई। तो आपको याद रखना है दोनों अमाउंट। ठीक है, स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के लिए कितनी अनुमानित की गई है, 86,659 रुपये। वही चालू मूल्य के लिए कितनी अनुमानित की गई है, 1,28,829 रुपये। ठीक है, 2019-20 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय क्या थी स्थिर मूल्य पर, तो नोट करेंगे, अभी हम पढ़ चुके हैं 94,566 रुपये, और चालू मूल्य पर कितनी है, तो ये लिखी हुई है 1,34,186 रुपये। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, एक दो बार सकल मूल संवर्धन भी पूछ लिया है, GVA भी पूछ लिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। GVA एट बेसिक प्राइस या मूल कीमतों पर कितना है 2020-21 में, तो नोट करेंगे 124.53 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें भी संकुचन देखा गया। आप जानते हैं संकुचन किस कारण देखा गया है, इस पैंडेमिक के कारण, कोविड-19 महामारी के कारण। तो कितना संकुचन इसमें देखा गया, 6.2%। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं अब। भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश। कोविड महामारी के बीच भारतवर्ष 2020 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। यह डेटा या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप जानते हैं अंकटाट के द्वारा। क्लियर हो गया। इसके साथ ही ध्यान देंगे, 21 जून 2021 को अंकटाट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछली साल देश में 64 अरब डॉलर का FDI आया, जो 2019 के 51 अरब डॉलर से 27% अधिक है। तो आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। कितना याद रखना, कितना बढ़ गया है, 27%। ठीक है, अब कितना है, 64 अरब डॉलर है। पिछले वर्ष 2019 में कितना था, 51 अरब डॉलर। वहीं FDI आउटफ्लो यानी कि FDI बाहर जाता है। इनफ्लो के मामले में जब भारत में FDI आती है, तो इस मामले में तो भारत पहले स्थान पर है। या भारत से कितनी FDI बाहर जाती है, इस मामले में भारत 18वें स्थान पर है। याद रखेंगे, पिछले साल भारत से 12 अरब डॉलर का FDI बाहर गई। 2019 में कितनी गई थी, 13 अरब डॉलर। क्लियर। ये लिस्ट आपको दे रखी है 5 शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता देश का। भारत का आपको पता है 5th नंबर पर है। ठीक है, और FDI इनफ्लो में भारत 5वें नंबर पर है। आउटफ्लो में कौन से नंबर पर है, 18वें नंबर पर है। शायद अब इसके पहले मैंने 5वें की जगह पहला बोल दिया, तो आप वहाँ पे करेक्ट कर ले। भारत इनफ्लो के मामले में, FDI इनफ्लो के मामले में 5वें नंबर पर है। वहीं आउटफ्लो के मामले में विश्व में 18वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है, सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश में होता है, तो आपका उत्तर होगा अमेरिका, फिर चीन, फिर हांगकांग, फिर सिंगापुर, फिर भारत। याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत में FDI में वृद्धि। यह आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया है, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य मंत्रालय की 24 मई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार पूर्व वर्ष 2019-20 में देश में कुल FDI 74.39 अरब डॉलर रहा था, जो 2020-21 में 81.72 अरब डॉलर रहा है। इस प्रकार 2019-20 की तुलना में कुल FDI में 10% की वृद्धि 2020-21 में हुई है। ये डेटा किसके द्वारा दिया गया है, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। क्लियर हो गया। 2020-21 में कितनी कुल FDI आई है, तो आपको याद रखना है 81.72। पिछले वर्ष से कंपेयर करें तो उसमें वृद्धि हुई है कितनी, 10% की। पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी थी, यानी 2019-20 में, तो आपको याद रखना है 74.39 अरब डॉलर। ये हमने देखा था। क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कहाँ से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो 2020-21 में देश में एफडीआई अंतर प्रवाह यानी इनफ्लो में सर्वाधिक 29% का योगदान किसका है? सिंगापुर का है, इसका स्थान शीर्ष पर है। जबकि 23% के योगदान के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है और 9% के योगदान के साथ मॉरिशस तीसरे नंबर पर है। क्लियर। 2020-21 के दौरान इक्विटी प्रवाह में प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से सऊदी अरब शीर्ष पर रहा है। यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने करी है इन्वेस्टमेंट के मामले में? तो आपका उत्तर होगा सऊदी अरब का। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं क्षेत्र की दृष्टि से 2020-21 में सर्वाधिक 44% अंतर प्रवाह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर क्षेत्र में रहा है। इसके पश्चात क्या क्या आता है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फिर आपका आता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस क्षेत्र में आया है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में भारत शीर्ष पर। धन संप्रेषण यानी यहाँ पर रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं, यानी जो विदेशों में भारतीय रहते हैं वे कितना अमाउंट या कितना रुपए भारत में भेजते हैं, वही रेमिटेंसेस होता है, वही धन संप्रेषण होता है। विदेशों से अपने परिजनों, संबंधियों एवं अन्य रेजिडेंट्स द्वारा संप्रेषित धन की प्राप्तियों में भारत का स्थान विगत कई वर्षों से पहला बना हुआ है तथा कोरोना महामारी के बीच भी यही स्थिति बीते 2020 में भी बनी रही। विश्व बैंक की मई 2021 में जारी संबंधित रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान भारत में संप्रेषित धन 83.1 अरब डॉलर रहा। क्लियर रहा। और इस अमाउंट के साथ जो भारत है वह विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त करता है, धन संप्रेषण प्राप्त करता है। याद रखेंगे शीर्ष पर रहता है। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान चीन का है। भारत और चीन लगातार पहले और दूसरे स्थान पर कई वर्षों से काबिज हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान कुल मिलाकर 702 अरब डॉलर का धन संप्रेषण विभिन्न देशों में हुआ। ये कुल धन संप्रेषण की कुल मिलाकर जितना वैश्विक रूप में रेमिटेंसेस आदान प्रदान हुए हैं उस संबंध में बात कर रहा है। ठीक है, तो कितना हुआ है? 702 अरब डॉलर, जो कि पिछले वर्ष से कितना कम है? 2.4%। ठीक है, अगर वैश्विक रूप से कुछ कमी आई है तो भारत में भी आई होगी। तो भारत में देखते कितनी आई। कोविड-19 दौर में भी भारत को 2020 के दौरान विदेशों से संप्रेषण के मामले में 83.1 अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई, जो 2019 में प्राप्त राशि की तुलना में 0.2% कम रही। याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान धन संप्रेषण का सर्वाधिक 68 अरब डॉलर वाह प्रवाह अमेरिका से रहा। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ से धन संप्रेषण हुआ है? भारत में तो धन संप्रेषण आता है, रेमिटेंस आते हैं। कहाँ से रेमिटेंस से सबसे ज़्यादा गए? तो अमेरिका से बाहर गए। ठीक है, जिसके पश्चात दूसरा स्थान संयुक्त अरब अमीरात का है, तीसरा स्थान सऊदी अरब का है, चौथा स्थान स्विट्जरलैंड का है, फिर जर्मनी का है। तो आप अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब याद रखिए। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत से धन संप्रेषण का प्रवाह 2020 में 7 अरब डॉलर रहा, जो कि वर्ष 2019 में 7.5 अरब डॉलर था। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं, खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 9 जून 2021 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी ने खरीफ फसल 2021-22 के लिए 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की। तो कितनी घोषणा की देख लेते हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले देखेंगे आप धान देख लीजिए। धान सामान्य जो नई दर है वह कितनी है? 1940। ठीक है, पिछली बार कितनी थी? 1868। कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 72 रुपए की। फिर इस वर्ष की जो नई रेट है वो देख लीजिए कितना है? 1960 ग्रेड ए का। उसके बाद आप मूंगफली देख लीजिए, सूरजमुखी, सोयाबीन देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे नाइजर सीड पूछा जाता है, राम तेल और कपास भी पूछा जाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। मूंगफली का अमाउंट कितना रखा गया है वृद्धि के बाद? इस वर्ष नई दर क्या है? 5,550। इसमें वृद्धि की गई है 275 रुपये की। सूरजमुखी इस वर्ष के लिए कितना है? 6,015। पिछले वर्ष 5,885 था, इसी में वृद्धि की गई 130 की, जिसके बाद ये अमाउंट बन गया 6,115। क्लियर। वही बात करें सोयाबीन की, तो इसमें 70 रुपये की वृद्धि देखी गई। कितना हुआ अमाउंट अब? 3,950, जो कि पहले 3,880 था।
तिल में कितनी वृद्धि दी गई? 452 रुपये। ठीक है, 400, और ये सर्वाधिक वृद्धि है, इसीलिए मैंने कहा तिल आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा एमएसपी वृद्धि तिल में की गई, कितनी? 452 रुपये की। पहले ये 6,855 रुपये था, 452 रुपये की वृद्धि के बाद यह 7,307 रुपये हो गया है। क्लियर? नाइजर सीड भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है? इसमें हुई है 235 रुपये की। पहले ये 6,695 था, अब ये 6,930 हो गया है। वही राम तिल कितना बढ़ गया है? राम तिल भी 235 रुपये ही बढ़ा है, और सेम एज इट इज अमाउंट है जैसा नाइजर सीड का है, 6,930। क्लियर? कपास की आप चाहें तो देख सकते हैं, इतना नहीं पूछा जाएगा। कपास कितना बढ़ा है? 211 रुपये बढ़ा है। ठीक है, और लंबा रेशा कितना बढ़ा है? केवल 200 रुपये। क्लियर हो गया? सबसे ज़्यादा आपको कौन सा याद रखना है? सबसे ज़्यादा आप याद रखेंगे ये तिल वाला, जिसमें 452 रुपये की एमएसपी वृद्धि हुई है। उसके बाद आप तुअर दाल याद कर सकते हैं, जिसमें 300 रुपये की दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है। ठीक है, ये पहले 6,000 था, अब 6300 हो गया है। सेम उड़द के साथ भी रिपीट है, तो तुअर और उड़द याद करेंगे, एक याद करना है, एक अपने आप आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप मूंगफली और सूरजमुखी ज़रूर देख लेंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं बिटकॉइन निवेश 2020 में अमेरिका शीर्ष पर। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी चेन एनालिसिस द्वारा जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में, बिटकॉइन आप जानते होंगे, ठीक है, वर्चुअल करेंसी है ये, इसके निवेश में 4.1 अरब डॉलर के लाभ के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ है। ठीक है, दूसरा स्थान चीन को मिला है। तो बस इतना याद रखना है, अमेरिका शीर्ष पर है और चाइना दूसरे नंबर पर है। और वही बिटकॉइन निवेश लाभ में 2020 से 25 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 18वां। शीर्ष मिला है अमेरिका को, भारत को 18वां स्थान मिला है बिटकॉइन निवेश या इन्वेस्टमेंट लाभ में, प्रॉफिट में। अगला टॉपिक है वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में LIC शामिल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। लंदन स्थित ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्राउन फाइनेंस द्वारा 28 अप्रैल 2021 को जारी वर्ष 2021 के लिए वार्षिक ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट में भारत सरकार के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम LIC वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। तो आपको याद रखना है, 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है LIC और तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है, ठीक है, जीवन बीमा निगम। ये डेटा किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखेंगे ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। क्लियर? रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड किसको बताया है? पिंग इन इंश्योरेंस को, जो कि चाइना की है। सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में पोस्ट इटालियन कंपनी इंटेली को दिखाया है। तो आपको याद रखना है, जो पोस्ट इटालियन कंपनी है इसको सबसे मजबूत ब्रांड बताया है, इंश्योरेंस ब्रांड बताया है, जबकि जो भारत की LIC है इसे तीसरे नंबर की सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड बताया है। और अगर बात करें मूल्यवान की, तो किसको बताया सबसे अधिक मूल्यवान? तो वो है चाइना की पिंग इन इंश्योरेंस ब्रांड। और भारत की जो LIC है इसको बताया है सबसे 10वें नंबर की मूल्यवान ब्रांड। आपको अब याद हो गया होगा। अगला टॉपिक है RBI वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए NGFS नेटवर्क से जुड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक 23 अप्रैल 2021 को सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी NGFS में शामिल हो गया है। तो इतना भी याद रखेंगे, सफिशिएंट है। इस प्रणाली में शामिल होकर RBI को वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक जलवायु जोखिम प्रबंधन से सीखना और योगदान करना है। ठीक है। ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी 83 केंद्रीय बैंक हैं, जिसमें 75 सदस्य और 13 पर्यवेक्षक हैं। और अब इससे कौन जुड़ गया है? हमारा सेंट्रल बैंक यानी RBI भी जुड़ गया है। किससे? NGFS से, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है, इसके साथ आपको इसमें यह भी याद रखना है कि इसमें कुल 83 सेंट्रल बैंक शामिल हैं, जिसमें 75 मेंबर हैं और 13 क्या हैं? ऑब्जर्वर हैं। क्लियर? 2020-21 की समावधि में भारत की आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हुई है। भारत का जो रिजर्व कोष है, रिजर्व फंड है, उसमें वृद्धि देखी गई है।
कोविड-19 महामारी से प्रभावित वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के विदेशी मुद्रा कोष में 101.478 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की 2 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के अंतिम सप्ताह में भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 579.285 अरब डॉलर के थे। एक वर्ष पूर्व मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह की तुलना में यह 101.478 अरब डॉलर अधिक थे। तो आपको याद रखना है कितनी वृद्धि की गई है, तो नोट करेंगे 101.478 अरब डॉलर। ठीक है, पिछले वर्ष कितना था, तो नोट करेंगे 579.285 अरब डॉलर। तो पहले कितना था, इस अमाउंट को आप भूल जाइए, बस ये अमाउंट याद करिए एक तो कि 101.478 अरब डॉलर की इसमें वृद्धि देखी गई है। परसेंटेज में कितना है ये, तो नोट करेंगे 21%, 21%। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 8 मार्च 2021 को जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि पर आधारित है। 178 देशों के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जहां शीर्ष स्थान पर कौन है, सिंगापुर है, वहीं अंतिम स्थान पर कौन है, उत्तर कोरिया है। ठीक है, 178 देशों की कुल सूची जारी की गई है, जिसमें अंतिम स्थान मिला है उत्तर कोरिया को, और सिंगापुर को कौन सा स्थान मिला है, शीर्ष स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है वैश्विक स्तर पर, तो भारत को ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर 121वें स्थान पर रखा गया है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर बात करें भारत को एशिया प्रशांत देशों में कौन सा स्थान मिला है या एशिया पैसिफिक रीजन में कौन सा स्थान मिला है, तो आपका उत्तर होगा 26वां। क्लियर हो गया। भारत के अलावा आप अमेरिका की रैंक जानना चाहते हैं तो वह 20वीं है, जापान की रैंक 23वीं है, चीन की रैंक 107वीं है और भारत की रैंक कितनी है, 121वीं है, 121। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। 20 अप्रैल 2021 को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दुनिया के 115 देशों की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 नामक रिपोर्ट के तहत जारी की गई। यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर दृष्टि रखता है। इस सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में पश्चिमी और उत्तर यूरोपीय देश शामिल हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि टॉप 10 में या तो वेस्टर्न कंट्रीज आपको मिलेंगी या फिर उत्तरी नॉर्थ यूरोपीय कंट्रीज मिलेंगी, जिसमें स्वीडन शीर्ष पर है। अंतिम स्थान किस पर मिला है, जिम्बाब्वे पर है। तो देखिए बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, आप मुख्य रूप से पहली रैंक याद रखिए, अंतिम रैंक याद करिए, किसके द्वारा इंडेक्स जारी किए गए यह रखिए। ठीक है, और भारत की रैंक क्या है, जो कि महत्वपूर्ण इंडेक्सेस हैं उनमें ये भी देख लीजिए कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। ठीक है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पीस इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, तो इसमें भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भी आपको देखनी है और ब्रिक्स देशों में भारत की क्या स्थिति है आप वह भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह के इंडेक्सेस में आपको क्या देखना है, पहला और अंतिम और भारत की रैंक। क्लियर। तो देखिए शीर्ष स्थान किसे मिला है, स्वीडन को मिला है, अंतिम स्थान किसे मिला है, जिम्बाब्वे को मिला है। ठीक है, आप चाहें तो ये देख सकते हैं टॉप 10 देशों के नाम दे रखे हैं और मुख्य रूप से सारी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, यूके, न्यूजीलैंड, फ्रांस और आइसलैंड। क्लियर। भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, तो आप नोट करेंगे 87वें नंबर पर। ठीक है, जबकि पिछले वर्ष 2020 में कौन सा स्थान था भारत का, 74वां। और हाँ, कुछ कुछ इंडेक्स का आपको पिछली रैंक भी याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पिछली रैंक पूछ ली गई है। वर्तमान में जो साल चल रहा है उसकी बजाय पिछले ईयर की रैंक पूछी गई है, तो आपको याद रखना है जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, उसमें 2021 में भारत को 87वें स्थान पर रखा गया है, जबकि वर्ष 2020 में 74वें स्थान पर यानी 74वें स्थान पर रखा गया था। ठीक है, भारत अपने यहाँ सब्सिडी सुधारों के माध्यम से ऊर्जा बदलाव ला रहा है। दूसरी ओर चीन निवेश और बुनियादी ढांचे के माध्यम से
नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस सूचकांक के भारत के पड़ोसी देशों में चीन 68वें, श्रीलंका 69वें, नेपाल 92वें और पाकिस्तान 104वें स्थान पर है। चीन को इतनी बढ़िया रैंक 68वीं इसलिए मिली क्योंकि चीन देश जो है वो गवर्नमेंट के रूप में स्वयं इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि सब्सिडी प्रदान कर रहा है। जैसे भारत सब्सिडी प्रदान कर रहा है, लेकिन चीन क्या कर रहा है, स्वयं इन्वेस्टमेंट कर रहा है। किस लिए? एनर्जी के जो साफ सुथरे सोर्सेज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। क्लियर। अगर बात करें एशियाई देशों में भारत की क्या स्थिति है, तो एशियाई देशों में भारत को 9वें स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल में कितना रखा गया है विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर आपने देखा था 87वें स्थान पर रखा गया था। एशियाई देशों में 9वें स्थान पर रखा गया है। एशियाई देशों में टॉप किसने किया है? मलेशिया ने। क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं। इफ्को ने बनाया विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया। किसानों की सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया बनाया है। दावा है कि आधा लीटर नैनो यूरिया 1 बोरी यूरिया के बराबर काम करेगा। इसके प्रयोग से पैदावार औसतन 8% बढ़ेगी और लागत में भी कमी आएगी। इफ्को ने 31 मई 2021 को अपनी 50वीं वार्षिक आम बैठक में प्रतिनिधि महासभा के सदस्यों की उपस्थिति में दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड पेश की। आधा लीटर तरल यूरिया की बोतल की कीमत 240 रुपये रखी गई है। यह समान यूरिया के एक बैग से 10% सस्ती है। तो आप देख सकते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड किसने पेश की है? तो याद रखेंगे इफ्को ने। क्लियर हो गया। संस्था के वैज्ञानिकों इंजीनियरों ने नैनो यूरिया को स्वदेशी तकनीक के जरिए कलोल स्थित एक संपातिक तकनीक के माध्यम से नैवो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में तैयार किया। तो कहाँ पर तैयार किया गया? तो नोट करेंगे कलोल, गुजरात में। इसे पौधों के पोषण के लिए प्रभावी पाया गया है। इसके साथ दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के आंवला एवं फूलपुर में इसका उत्पादन शुरू होगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसका उत्पादन दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में किया जाएगा। ठीक है, पहले चरण में 18 करोड़ बोतल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है। अगला टॉपिक है भारत पर कुल विदेशी ऋण। वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण एक्सटर्नल डेट कितना है? 563.5 अरब डॉलर। ठीक है, जो सितंबर 2020 के अंत में 556.7 अरब डॉलर था। इस प्रकार सितंबर दिसंबर 2020 की अवधि में विदेशी ऋण बाजार में 6.8 अरब डॉलर की वृद्धि की गई। तो ये वृद्धि छोड़िए, 2-3 महीने के अंतर पर नहीं पूछता है। आप बस दिसंबर वाला अमाउंट याद रखेंगे जो कितना है? 563.5 अरब डॉलर। क्लियर। अगला टॉपिक है भारत बना चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 मिलियन डॉलर आंकड़ा पार कर गया। 28 मई तक यह 598 अरब डॉलर था। 4 जून 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.842 बिलियन डॉलर से बढ़कर 605 यानी 605.008 बिलियन डॉलर हो गया। तो 4 जून 2021 डेट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है कि किस दिन जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था पहली बार 600 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गया। तो आपका आंसर होगा 4 जून। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं। ये आप चाहें तो देख सकते हैं 5 शीर्ष विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश कौन कौन से। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है चाइना में। ठीक है, दूसरा नंबर है जापान का, तीसरा है स्विट्जरलैंड का, फिर रूस का, फिर भारत का। विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स सूची। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स विश्व के अरबपतियों की वर्ष 2020-21 की फोर्ब्स सूची 6 अप्रैल 2021 को जारी की गई। सूची में अमेजॉन के जेफ बेजोस लगातार चौथे वर्ष दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बने हुए हैं। सूची में 10वें स्थान पर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी 14वें वर्ष भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने हुए हैं। तो 10वें स्थान पर इनकी ग्लोबल रैंकिंग है मुकेश अंबानी जी की, और भारत में इनका स्थान शीर्ष पर है। ठीक है,
दुनिया में किसने टॉप किया है? तो दुनिया में टॉप किया है अमेजन के CEO जेफ बेजोस ने। ठीक है, ये लगातार चौथी वर्ष दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे धनाढ़ व्यक्ति बन गए हैं। क्लियर? फोर्ब्स की वर्ष 2020-2021 की सूची में भारत के 140 अमीरों को स्थान दिया गया, जबकि पिछले वर्ष 2020 की सूची में 102 भारतीय शामिल थे। यानी 2021 में 140 अमीरों को स्थान दिया गया है, पिछले वर्ष कितने लोगों को स्थान दिया गया था? 102 लोगों को। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्तियों की लिस्ट दे रखी है। पहले नंबर पर अमेजन के CEO जेफ बेजोस है, दूसरे नंबर पर स्पेस एक्स के डायरेक्टर और CEO एलोन मस्क हैं, फिर फ्रांस के बर्नार्ड एर्नॉल्ट आते हैं। जेफ बेजोस 2018 से लगातार विश्व के सबसे धनाढ़ व्यक्ति बने हुए हैं। जेफ बेजोस के पहले यानी 2018 के पहले कौन सबसे टॉप पर रहते थे? तो वो हैं बिल गेट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर आप बोल सकते हैं। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। तीन चार टॉप आप जरूर याद रखिए, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, उसके बाद बर्नार्ड एर्नॉल्ट और बिल गेट्स। और भारत में किसने टॉप किया है? तो वो हैं आपके मुकेश अंबानी, भारत में पहले नंबर पर हैं। वैश्विक रैंक उनकी कौन सी है? 10वीं है। क्लियर? भारत में दूसरे नंबर के सबसे धनाढ़ व्यक्ति कौन है? तो वे हैं गौतम अडानी और परिवार। ठीक है, इनकी ग्लोबल रैंक 24वीं है। फिर तीसरे नंबर पर भारत में शिव नडार, ग्लोबल रैंक 71 है। फिर बात कर लेते हैं अजीम प्रेम जी की। इनकी बात करना इसलिए आवश्यक है, जो अभी लिस्ट जारी हुई थी पिछली शताब्दी के सबसे बड़े दानवीर, उसमें इन्हें वैश्विक रैंक 12वीं मिली थी। ठीक है, दान के मामले में। और अजीम प्रेम जी देश में कौन से नंबर पर हैं? अमीरी के मामले में 13वें स्थान पर हैं, लेकिन ग्लोबल रैंक इनकी कौन सी है? 288 है। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक है आहार क्रांति अभियान। इस अभियान का शुभारंभ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल तरीके से 14 अप्रैल 2021 को किया। यह अभियान पोषण के प्रति जागरूकता के सृजन एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य, फलों तथा सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के बारे में समर्पित एक मिशन है। ठीक है, आहार अभियान की लॉन्चिंग विजनाना भारती विभाग, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट फोरम और विज्ञान प्रसार एवं प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क यानी प्रभास द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इसका आदर्श वाक्य इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको याद रखना है। उत्तम आहार, उत्तम विचार, यानी गुड डाइट और गुड कॉग्निशन। क्लियर? इसके साथ आप याद रखेंगे आहार क्रांति नाम से एक मासिक पत्रिका का हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन इसके तहत किया जाएगा। तो केवल 2 भाषाओं में प्रकाशित होगी, हिंदी और अंग्रेजी में, आहार क्रांति नाम से एक मासिक पत्रिका। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका आदर्श वाक्य क्या है? उत्तम आहार, उत्तम विचार। अगला टॉपिक है सिंगापुर RCEP की अभिपुष्टि करने वाला पहला देश। आसियान के 10 देशों तथा 5 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड व दक्षिण कोरिया के बीच नवंबर 2020 में हस्ताक्षरित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP की औपचारिक अभिपुष्टि करने वाला पहला देश सिंगापुर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। विश्व के इस सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के लिए नवंबर 2012 के 8 वर्षों तक चली वार्ताओं में भारत भी शामिल था, किंतु भारत सरकार द्वारा इस समझौते को देश के लिए अहितकर माने जाने के पश्चात यह नवंबर 2019 से भारत इससे बाहर हो गया। इस तरह 15 देशों ने ही नवंबर 2020 में आसियान के 37वें शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते की औपचारिक अभिपुष्टि पर सर्वप्रथम सिंगापुर ने संबंधित दस्तावेज आसियान के महासचिव को 9 अप्रैल 2021 को सौंप दिए। क्लियर? आसियान के कम से कम 6 सदस्य देशों के साथ किन्हीं 3 अन्य सदस्य राष्ट्रों की अभिपुष्टि के पश्चात ही यह व्यापार समझौता लागू होना है। RCEP के सदस्य देश 1 अप्रैल 2022 से ही इसे प्रभावी करने के लिए उत्सुक हैं। याद रखेंगे कब से प्रभावी होगा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है 1 अप्रैल 2022 से। विश्व की 1/3 जनसंख्या के साथ ये देश वैश्विक GDP के लगभग 30% भाग का उत्पादन करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि RCEP
के प्रभावी होने से वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बड़े परिवर्तन होंगे। तो ये ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी आप याद रखेंगे, RCEP में अभिपुष्टि करने वाला सिंगापुर पहला देश है। क्लियर। भारत ने इससे स्वयं को 2019 में ही बाहर कर लिया था। अगला टॉपिक है एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो बस आप इतना ही याद रखेंगे, इतना ही सफिशिएंट है। हेडिंग ही आपका करंट अफेयर है। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आपका उत्तर होगा एल सल्वाडोर। क्लियर। अगला टॉपिक है रिलायंस अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली पहली कंपनी। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है। रिलायंस की यह उपलब्धि उसे 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। वेरी लार्ज क्रूड कैरियर VLCC सी पर्ल, जिसमें पर्मियन बेसिन के कार्बन न्यूट्रल ऑयल है, 28 जनवरी 2021 को जामनगर गुजरात में उतारा गया। उल्लेखनीय है कि रिलायंस जामनगर में प्रति वर्ष 18.2 बिलियन टन की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करता है। क्लियर। तो आप जानते हैं जो यहाँ पर तेल परिशोधन लगा हुआ है जामनगर में, वह प्राइवेट एंटिटी का है, रिलायंस का है। अगला टॉपिक है गुजरात में HSBC की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी HSBC में 26 जनवरी 2021 को गुजरात के गांधीनगर के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट शाखा का उद्घाटन किया। HSBC पहला बैंक है जिसे नए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA से लाइसेंस प्राप्त किया है। HSBC विश्व के सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में काम करता है और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी के विकास के लिए तत्पर है। तो आप याद रखेंगे कहाँ पर इसकी शाखा खोली गई है, गुजरात के गांधीनगर में। क्लियर। अगला टॉपिक है बजाज ऑटो विश्व की सबसे मूल्यवान दोपहिया वाहन कंपनी। भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई है। वर्ष 2021 के पहले दिन NSE पर बाजार का शेयर मूल्य 3,479 प्रति शेयर पर बंद हुआ। तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस आप ऊपर का ही याद रखेंगे जो ये लिखा हुआ है। ठीक है। सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई है दुनिया की कौन? भारत की दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो। अगला टॉपिक देखते हैं। 15 राज्यों ने अब तक पूरा किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा 17 फरवरी 2021 को जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 3 और राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात ने निर्धारित कारोबारी सुगमता लक्ष्य यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को पूरा कर लिया है। अब ये राज्य खुले बाजार से 9,905 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटा सकेंगे। इससे पूर्व फरवरी 2021 में ही असम, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब ने कारोबारी सुगमता सुधार यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स पूरा करने में सफलता प्राप्त की थी। दिसंबर 2020 में ओडिशा यह सफलता प्राप्त करने वाला देश का 7वां राज्य बना था। उसे खुले बाजार से ऋण के माध्यम से 1,249 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की पात्रता मिली थी। अब ऐसी पात्रता प्राप्त कर चुके कुल राज्यों की संख्या 15 हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के साथ ही किन 3 राज्यों ने यह जो लक्ष्य है रिफॉर्म से इनको पूरा किया था? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। क्लियर। कुल कितने हैं? 15। अगला टॉपिक देखते हैं। प्रधानमंत्री ने WDFC के न्यू रेवाड़ी, न्यू मदार तथा EDFC के न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट यानी WDFC के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी, न्यू मदार सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया। तो लंबाई आप याद रखेंगे, साथ में
ये कनेक्टिंग पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी को न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान से बिजली के कर्षण यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली दुनिया की पहली डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को भी इस अवसर पर हरी झंडी दिखाई। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गया। लंबाई कितनी है दुनिया की पहली डबल स्टैक लंबी कंटेनर ट्रेन की, तो कितनी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, न्यू अटेली से न्यू किशनगंज तक। न्यू अटेली कहाँ पर, हरियाणा में। न्यू किशनगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान में। WDFC के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं EDFC के बारे में। EDFC के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 लंबे इस खंड का निर्माण 5,750 करोड़ रुपए की लागत होगी। ठीक है, इसकी लागत कितनी है याद करेंगे, 5750 करोड़ रुपए। इसके साथ इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश में ये बनेगा आपका EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसकी लंबाई है 351 किलोमीटर। क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है WDFC और EDFC के बारे में। इसमें मेंस में जो आंसर राइटिंग है उसमें भी प्रश्न आ सकता है। अगला टॉपिक है TCS वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड। ब्रांड फाइनेंस की 27 जनवरी 2021 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी एक्सचेंजर सर्विस TCS को वैश्विक रूप से एक्सचेंजर और IBM के बाद तीसरी सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है एक्सचेंजर। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है IBM, तीसरे नंबर पर है भारत की TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। क्लियर हो गया। इसके साथ ही आप नोट करेंगे टॉप 10 कंपनियों में 4 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तीसरे नंबर पर TCS है, इन्फोसिस चौथे नंबर पर है, 7वें नंबर पर HCL है और विप्रो 9वें स्थान पर है। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020। टफ्ट विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल द्वारा मास्टर कार्ड के साथ संयुक्त रूप से विकसित डिजिटल विकास स्कोर कार्ड में तीसरा संस्करण 11 जनवरी 2021 को जारी किया गया। इस स्कोर कार्ड में चीन शीर्ष पर है, यानी सबसे ज़्यादा डिजिटल एवोल्यूशन किसने किया, तो चाइना ने किया। चाइना इसमें टॉप पर है। दूसरा स्थान अजरबैजान का है। तीसरा स्थान किसका है, अजरबैजान और इंडोनेशिया, ये हाँ ठीक है, अजरबैजान दूसरे स्थान पर है, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है। इस स्कोर कार्ड में यानी डिजिटल एवोल्यूशन के मामले में भारत को चौथा स्थान मिला है। तो आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शीर्ष पर कौन है, शीर्ष पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है अजरबैजान, तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया और चौथे स्थान पर है भारत। ठीक है, यानी भारत ने सबसे ज़्यादा, जो भारत की जनता है उसने सबसे ज़्यादा डिजिटल माध्यम के लिए शिफ्ट किया है, चौथे नंबर पर। क्लियर हो गया। आज का अंतिम टॉपिक देखते हैं। अंतिम टॉपिक है शिवालिक बैंक SFB लाइसेंस पाने वाला पहला शहरी सहकारी बैंक है। उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मार्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक यानी SMCB भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक बन गया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SFB के रूप में संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब बात करें SMCB के बारे में। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से 1 अप्रैल 2021 से अपने बैंकिंग परिचालन को शुरू करेगा। SSFB यानी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्तमान में अपनी 31 शाखाओं और 250 से अधिक बैंकिंग एजेंटों के माध्यम से ये ग्राहकों का नंबर दे रखा है, आप इसको काउंट कर लें। इतने ग्राहकों के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में काम कर रहा है। तो आज सेशन यहीं तक रखते हैं। देखिए, जो इसमें बजट था, केंद्रीय बजट और यूपी का बजट, उसको हम अलग से पढ़ा चुके हैं। तो मैंने घटनासार वाला बजट कवर नहीं किया इस आर्थिक के सेशन में, और मुझे लगता है उसकी बहुत आवश्यकता भी नहीं है। आपको चैनल का ही एक वीडियो देख लेना चाहिए जिसमें सेंट्रल बजट और उत्तर प्रदेश बजट अलग से समझाया गया है। उसका PDF अलग से आपको दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर।
ठीक है। तो आप उसको देखें। अगर आपको लगता है कि आपको उसके बावजूद भी घटनासार पढ़ना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दें, लेकिन मेरी जो राय है आप उसको छोड़ दीजिए। घटनासार बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से दे रखा है, ठीक है, बेतरतीब लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में बहुत बोरिंग फील होगा। तो उससे अच्छा है कि जो बजट की वीडियो ऑलरेडी बनी है आप इसी चैनल की, उसको ज़रूर देख लें। पूरी तरीके से सही है, बढ़िया है, जो एग्ज़ाम में आता है उसी को नोट किया गया है, वो हैंड रिटन है खुद मेरी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिए। मैंने उसको इस वीडियो में नहीं कवर किया है जो घटनासार का दे रखा है बजट, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसको कवर करवा दूंगी, नहीं तो कल हम यूपी स्पेशल करेंगे, ठीक है। कल उत्तर प्रदेश विशेष का घटनासार आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।